मैं कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द कई दिनों से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे पति राहुल दुबई में काम कर इस सिलसिले में रहता था और यहाँ घर की सारी जिम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ती थी। आज भी मुझे अकेले डॉक्टर के पास आना पड़ा था और इसी बात से मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश कोई मेरा साथ देने वाला होता। काश तोता जो मेरा हौसला बढ़ाता, लेकिन मेरा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूर था। राहुल ने बड़े शौक से ये घर बनवाया था। वह कहते थे कि यहाँ का शांत माहौलों में बहुत सुकून देगा, लेकिन अब वही घर मुझे कभी कभी बहुत खाली और डरावना लगने लगा था। तभी नर्स ने आवाज लगाई, मिसेज ने आप अंदर आ जाइए। मैं धीरे धीरे क्लिनिक के कमरे की तरफ बढ़ी जहां डॉक्टर विकास का कैबिन था। डॉक्टर विकास यहाँ अल्ट्रासाउंड किया करते थे और डॉक्टर रंजन के लगभग सभी मरीजों की रिपोर्ट वही तैयार करते थे। डॉक्टर रंजन को उनकी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा था। मैं धीरे से अंदर गई तो डॉक्टर किसी रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपने काम में लगे रहे। मैंने पर्दा सिखाया और अंदर जाकर बेड पर लेट गई। वहां मरीजों के लिए एक साफ चादर रखी हुई थी, जिसे मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मित जी ने आया। मैंने हल्की आवाज में कहा, जी डॉक्टर आप आ सकते हैं। डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने मशीन चालू की और कुछ सेटिंग करने लगे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और साथ साथ मुझे कुछ सामान्य सवाल भी पूछते रहे। लेकिन अचानक मैंने उनके चेहरे के बदलते हुए देखे। उनका चेहरा कुछ गंभीर सा हो गया। अब वह मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या हूँ में देने लगे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मेरा दिल घबराने लगा। आखिरकार ऐसा क्या था जो डॉक्टर को इतना परेशान कर रहा था? मैंने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, आप ऐसा कीजिए, कल मेरे क्लिनिक आ जाइए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ आपको आराम से सारी बात समझा दूंगा। फिलहाल आप घर चली जाइए। उन्होंने जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी और एक बार मेरी तरफ देखकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैं दर्द से परेशान थी और वह मुझे अगले दिन आने के लिए कह रहे थे। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक इस जरूरत को सहन करती रहूं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर रंजन को बता देता हूँ। वह आपको फिलहाल के लिए कुछ दवाइयाँ दे देंगी। आप अभी आराम कीजिए। मैं कुछ नाराज होकर बाहर आ गई। बाहर आकर मुझे पता चला कि डॉक्टर रंजन को अचानक किसी इमरजेंसी केस के कारण अस्पताल जाना पड़ा था, इसलिए वह क्लिनिक में मौजूद नहीं थी। ऐसा अक्सर हो जाता था, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ज्यादा इंतजार कर सकूं। मैंने नर्स से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे कोई दवाई दे दीजिए। नर्स ने डॉक्टर से फोन पर बात की और फिर मुझे कुछ गोलियां दे दी। मैंने वो फार्मेसी से पानी लिया और दवाई खा ली ताकि शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। घर आकर मैं बहुत देर तक रोती रही। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अकेले लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर तकलीफ मुझे अकेले ही सहनी है। मेरा पति दूर देश में काम कर रहा था और मैं यहाँ हर परेशानी में खुद ही लड़ रही थी। मैं रोते रोते थक गई थी। तभी राहुल का फोन आ गया। मैंने अपनी सारी नाराजगी और दुख उन पर निकाल दिया। वह मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस समय मेरा मन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि दवाई का असर हो रहा है। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था और आखिरकार खत्म सा हो गया था। मुझे अगले दिन डॉक्टर विकास के क्लिनिक जाना था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब पहले मेरी आँख खुली तो मेरा मूड पहले से काफी बेहतर था। शायद आराम की दवा की वजह से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। दर्द भी पहले से काफी कम था।
मैंने नौकरानी से नाश्ते के लिए कहा तो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भी भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने आराम से नाश्ता किया और रोजमर्रा के कामों में लग गई। इसी तरह दिन गुजर गया और शाम को मैं डॉक्टर विकास के क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मैं थोड़ा असहज हो गई, लेकिन डॉक्टर शांत भाव से मेरी तरफ आए और बोले, मिसेज नेहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मेरा दिल दे धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी बात है जो इतनी गंभीरता से कहना चाहते हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं खुशहाल परिवार में पैदा हुई थी। पापा हमेशा कहते थे कि मैं उनके लिए बहुत खुशकिस्मती लेकर आई हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन उन्हें एक बहुत बड़ा व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिससे उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसी प्रोजेक्ट की वजह से उनका छोटा सा कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। पापा मुझे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। कई बार मैंने मम्मी और पापा को किसी बात पर बहस करते हुए देखा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, वह दोनों चुप हो जाते। मैं जाकर उनसे उस बात का सच नहीं जान पाती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं छुट्टियों में घर पर थी, तब मैंने एक अजीब बात नोटिस की। पापा के ऑफिस जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहती और कहीं बाहर चली जाती। पहले तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मम्मी आप रोज कहाँ जाती है? मेरे सवाल पर वो थोड़ी घबरा गई और बोली, नेहा बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने फिर पूछा, मम्मी ऐसी कौन सी बात है जो अब मुझे नहीं बता सकती? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैं बस अपनी कुछ सहेलियों से मिलने चली जाती हूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चुप तो हो गई, लेकिन मेरे मन में शक पैदा हो गया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वह मुझसे छुपा रही थी? तभी इसे मेरे मन में बार बार यही सवाल घूमने लगा कि आखिर हमारे घर में ऐसा कौन सा राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे उनकी बात पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय मैंने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। फिर भी मेरे मन में ये बात बार बार आती रहती थी कि आखिर मम्मी मुझसे क्या छुपा रही है। कुछ दिनों तक मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद पता लगाऊंगी कि मम्मी आखिर जाती कहाँ है। अगले दिन मैं सुबह से ही तैयार होकर बैठ गई और जैसे ही पापा ऑफिस के लिए निकले, मम्मी ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं पहले ही घर से थोड़ा दूर एक टैक्सी बुलाकर खड़ी कर चुकी थी। जैसे ही मम्मी की गाड़ी घर से निकले, मैं भी टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा कि सामने जो जा रही गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर ने पहले तो मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन डबल किराया सुनकर मान गया। हम काफी देर तक मम्मी की गाड़ी के पीछे चलते रहे। सबसे पहले वह एक रेस्टोरेंट के सामने रुके। वहां से उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट लिए और गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिए। उसके बाद वह एक गिफ्ट शॉप पर गए, जहां से उन्होंने बच्चों के लिए खिलौने और रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे। ये सब देखकर मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर यह सब किसके लिए है। इसके बाद मम्मी की गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुकी। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर एक संस्था का नाम लिखा था। अंदर एक बड़ा सा आंगन था और कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी से खाने के डिब्बे और बाकी सामान निकाला और अंदर ले गया, जबकि मम्मी कुछ गुब्बारे और गिफ्ट अपने हाथ में लेकर अंदर चली गई। वो बाहर खड़ी ये सब देखती रही। लगभग 2 घंटे तक वो अंदर रही। जब वो बाहर निकली तो उनके चेहरे पर आते समय वाली खुशी नहीं थी।
बल्कि वो कुछ उदास और थकी हुई लग रही थी। वह चुपचाप गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। मुझे लगा अब वो घर लौटेंगे, इसलिए मैंने टैक्सी वाले से जल्दी घर चलने को कहा। मैं उनसे पहले घर पहुंच गई और ऐसे ही सामान्य बनकर बैठ गई जैसे कहीं गई ही नहीं थी। कुछ देर बाद मम्मी भी घर आ गई। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ कि शायद मैंने बेवजन पर शक किया था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मेरी इस हरकत से वो थोड़ी हैरान हो गई और हंसकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी? आज इतनी प्यारी क्यों दिख रही है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ऐसे ही, मुझे अपनी मम्मी से बहुत प्यार आता है। उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। उस दिन के बाद मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। जिंदगी सामान्य चलने लगी। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी मुझे पापा के कमरे से बहस की आवाज सुनाई दी। ये पहली बार नहीं था। अक्सर मैं उन्हें बहस करते सुनती थी, लेकिन इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। मेरे कदम अपने आप दरवाजे के पास रुक गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पापा गुस्से में कह रहे थे, ये नामुमकिन है सुषमा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। अब ये बात दोबारा मत कहना। मम्मी भी रोते हुए कह रही थी। आखिर क्यों? नहीं, मेरा भी तो हक है। उस पर मैं कब तक अपने ही बच्चे से दूर रहूंगी? उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मम्मी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ चली गई। पापा मेरे पास आए और बोले, नेहा बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा आखिर क्या बात है? आप लोग हमेशा इस तरह से क्यों झगड़ते रहते हैं? मैं सब जानना चाहती हूँ। पापा पहले तो चुप रहे, फिर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने को कह रहा हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा आप मुझसे सच क्यों छिपा रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर घर में कोई परेशानी है तो मुझे जानने का हक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर पापा भी भावुक हो गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तभी मम्मी भी वापस आ गई और हमें इस हालत में देखकर रुक गई। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, सुषमा अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब उसे सच बता देना चाहिए। मम्मी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मैं घबराकर पापा की तरफ देखने लगी। तभी उन्होंने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुमसे पहले हमारा एक बेटा भी है, उसका नाम राज है। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा और हकाबती आवाज में पूछा, पापा की आप क्या कह रहे? मेरा कोई भाई कैसे हो सकता? आपने मुझे कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया? पापा कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे सारी बात बताने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी और तुम्हारी मम्मी की शादी हमारी अपनी पसंद से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन हम आपस में फर्स्ट कजन थे। शादी के कुछ साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, एक बेटा जिसका नाम हमने राज रखा था। वह बहुत प्यारा और बहुत सुंदर बच्चा था। जब वो पैदा हुआ तो पूरे घर में खुशियों की खुशियां थी। लेकिन कुछ समय बाद हमें महसूस हुआ कि राज दूसरे बच्चों की तरह नहीं बढ़ रहा है। उसकी हरकतें अलग थी। वह ठीक से बोल नहीं पाता था और उसका शरीर भी कमजोर रहता था। हम उसे कई डॉक्टरों के पास लेकर गए। शुरू में डॉक्टरों ने कहा कि शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा,
लेकिन जब बड़े डॉक्टरों ने जांच की तो उन्हें बताया कि रात को दिमाग से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो जन्म से ही है और इसका पूरा इलाज संभव नहीं है। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी मम्मी तो जैसे टूट ही गई थी। वह दिन रात राज के पास बैठी रहती, उसे अपने हाथों से खिलाती, उसे सुलाती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। समय बीतता गया और आज 5 साल का हो गया, लेकिन उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया। तब एक डॉक्टर ने हमें बताया कि ऐसा हमारी कजन मैरिज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब परिवार में लगातार कजन मैरिज होती रहती है तो बच्चों में ऐसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सुनकर हम दोनों बहुत डर गए थे। हमें लगा अगर हमने फिर बच्चा किया तो कहीं वही समस्या दोबारा ना आ जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद तुम्हारी मम्मी फिर से गर्भवती हो गई। उस समय हम बहुत घबरा गए थे। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि ये गर्भ खत्म करवा दिया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा करना तुम्हारी मम्मी की जान के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। और फिर तुम इस दुनिया में आई। जब तुम पैदा हुई तो तुम बिल्कुल स्वस्थ थी। उस दिन हमें लगा जैसे भगवान ने हमें एक नई उम्मीद दे दी हो। लेकिन उसी समय हमारे सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। राज की हालत दिन-ब-दिन और कमजोर होती जा रही थी। तुम्हारी मम्मी का सारा ध्यान उसी पर रहता था और मुझे डर था कि कहीं इसका असर तुम्हारे प्रवेश पर न पड़े, इसलिए मैंने एक बहुत कठिन फैसला किया। मैंने राज को एक ऐसे केंद्र में भेज दिया जहां विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल की जाती है। वहां उसके लिए हर तरह की सुविधा थी। मैंने वहां के लोगों को अच्छी रकम दी थी और उसकी देखभाल के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी भी रखी थी। लेकिन तुम्हारी मम्मी इस फैसले से कभी खुश नहीं हुई। उनका दिल हमेशा राज के लिए तड़पता रहा, इसलिए वह रोज उनसे मिलने वहां जाती थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे मन पर इसका गलत असर ना पड़े। पापा की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। मेरे दिल में अपने भाई के लिए बहुत दया और प्यार उमड़ आया था। मैंने पापा से कहा कि भाई को घर ले आइए, वह हमारा ही खून है, उसे किसी और जगह क्यों रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर पापा कुछ देर चुप रहे, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अगले दिन हम राज को घर ले आए। जब मैंने पहली बार अपने भाई को देखा तो मेरी आंखें भर आई। वो सच में बहुत सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, जैसे वह अभी एक छोटा बच्चा हो। वह व्हीलचेयर पर बैठा था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने सालों बाद वह अपने बेटे को अपने घर लाई थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और मम्मी दोनों मिलकर राज को बहुत ख्याल रखने लगे। राज भी मुझे देखकर खुश हो जाता था। मैं उसके लिए रोज चॉकलेट और खिलौने लाती थी और वह बच्चे की तरह खुश हो जाता था। उसकी बातें कभी कभी इतनी मासूम होती थी कि मैं ऐसे ही भी आ जाती थी और कभी कभी दिल पर भी भर आता था। इस तरह समय गुजरता गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और कुछ समय बाद मेरी शादी राहुल से हो गई। राहुल बहुत अच्छे इंसान थे, वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मैं अपने नए घर में आ गई और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राहुल का काम ऐसा था कि उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता था। कभी कभी वे कई महीनों तक बाहर रहते थे, लेकिन जब भी वापस आते तो मेरे लिए बहुत सारा समय निकालते थे। हमारी जिंदगी सामान्य है और खुशहाल चल रही थी। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। पेट में दर्द रहने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर विकास ने जो बात मुझे बताई थी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शक भी जताया था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा शायद शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ ना हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। 3 साल बाद मुझे माँ बनने की खबर मिली थी
और उसी के साथ इतनी डरावनी बात भी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं रोते हुए डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं गर्भवती हूँ। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है, खासकर जब पहला बच्चा हो तो महिला की सर को शुरुआत में ज्यादा अनुभव नहीं होता। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर आप चाहे तो भी एक फैसला लिया जा सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा आप ये गर्भव गिरा दें, क्योंकि अगर बच्चा अस्वस्थ हुआ तो आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये मेरा बच्चा है और मैं उसे किसी भी हालत में जन्म दूंगी। मैं रोती हुई वहां से बाहर निकल आई, जबकि डॉक्टर बार बार कहते रहे कि वह मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। घर पहुंचकर मैं बहुत देर तक रोती रही। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। डॉक्टर की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन मेरे दिल ने साफ कह दिया था कि मैं अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके राहुल को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। वे भी कुछ देर तक खामोश रहे, फिर मुझे समझाने लगे कि जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। उनकी बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब मैंने ये बात मम्मी को बताई। उन्होंने भी मुझे चुपचाप सुना और फिर धीरे से कहा कि बेहतर होगा तुम ये बच्चा गिरा दो। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, मम्मी क्या कोई माँ अपनी औलाद को मार सकती है? मेरा सवाल सुनकर वो चुप हो गई। शायद उन्हें अपने ही सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी एक माँ बनने वाली थी और अपने बच्चे के बारे में ऐसा फैसला लेना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने तय कर लिया कि अब जो भी होगा भगवान पर छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास जाना भी कम कर दिया और ज्यादा जांच करवाना भी छोड़ दिया। बस दवाइयाँ लेती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। घर में कई लोग मुझे समझाते थे कि डॉक्टर की बात मान लो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर और नर्स सब हैरान रह गए क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उसे देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी भगवान की मर्जी इंसानी अंदाजों से बड़ी होती है। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और भगवान का शुक्र अदा किया, जिसने मेरी उम्मीद और मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब